स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं घूमता है, कैरियर में साहस। हाँ, बिल्कुल। क्या कभी ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना तो चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, पर एक अनदेखा डर रास्ता रोक लेता है? अक्सर होता है ऐसा, एक उलझन सी रहती है। हमारी ये बातचीत केटीसी कैली की किताब करियर करेज पर आधारित कई स्रोतों और उनके विश्लेषणों से निकली है। इसमें किताब के सारांश तो हैं ही, साथ ही सक्सेस बुक मिरर, सक्सेस थिंक, स्के हिंदी कहानियां टीवी, कोच विकास राज, बुक एक्सप्लेन्ड, इंस्पायर डाइजेस्ट, बुक स्लॉट और टोडो कोट जैसे यूट्यूब चैनलों के विश्लेषण। काफी सारे स्रोत हैं। हाँ, और गुडरीड्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से निकले मुख्य विचारों को समझना, कैसे अपने काम में डर पर जीत हासिल की जाए, अपने असली जुनून को कैसे पहचाना जाए, और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी चुने हुए रास्ते पर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। केटी कैली और लगभग सभी स्रोत एक बात पर जोर देते हैं कि करियर में साहस की शुरुआत होती है खुद को जानने से। हाँ, ये बुनियाद है। इसे एक तरह की सुपर पावर या एक जादुई आईना कहा गया है जो हमें अपने अंदर देखने की शक्ति देता है। लेकिन ये आत्म जागरूकता इतनी बुनियादी क्यों है? सिर्फ अपनी ताकतें जानना काफी नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ ताकतें जानना आधा सच है। जब तक हम अपनी ताकतों यानी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ अपनी कमजोरियों वीकनेसेस, हमारे लिए सबसे जरूरी चीजों यानी मूल्यों वैल्यूज, और हमारी सच्ची दिलचस्पी इंटरेस्ट्स, इनको गहराई से नहीं समझते, तब तक सही करियर दिशा चुनना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। स्रोतम में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। सोचिए, कोई बाहरी दबाव या उम्मीदों के चलते इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका दिल संगीत में बसता है। वो शायद एक ठीक ठाक इंजीनियर बन भी जाए, पर क्या उसे कभी वो गहरी संतुष्टि मिल पाएगी? शायद नहीं। हाँ, वो बात नहीं होगी। बिल्कुल। जब हमारा काम हमारे अंदरूनी मूल्यों और रुचियों से मेल खाता है, तभी वो सिर्फ एक नौकरी नहीं रहता, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति और संतोष का जरिया बन जाता है। तो ये सिर्फ पहला कदम नहीं, ये नींव है। हाँ, बिल्कुल। वो नींव है जिसके बिना साहस की पूरी इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। ये बात तो सोचने वाली है कि बिना नींव के इमारत कैसे बनेगी। लेकिन कई बार हम अपने बारे में खुद ही कुछ गलतफहमियों में जी रहे होते हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं कि इस आत्म जागरूकता को हकीकत में कैसे हासिल किया जाए? सिर्फ सोचने भर से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से प्रयास करने से बात बनती है। स्रोतों में कई व्यवहारिक तरीके सुझाए गए हैं। जैसे एक है आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब शांति से बैठकर उन पलों को याद करना जब आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान, खुश या गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। वो कौन से काम थे, किन लोगों के साथ थे। दूसरा तरीका है स्वॉट विश्लेषण करना, अपनी ताकतें, स्ट्रेंथ्स, कमजोरियां, वीकनेसेस, बाहरी अवसर, अपॉर्चुनिटीज और संभावित खतरे, थ्रेट्स को ईमानदारी से लिखना। और शायद दूसरों की आंखों से खुद को देखना भी जरूरी है। हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरों से फीडबैक लेना, चाहे वो भरोसेमंद दोस्त हों, परिवार के सदस्य हों या सहकर्मी। अक्सर वो हमारे अंदर वो खूबियां या कमियां देख पाते हैं जो हमें खुद नजर नहीं आती। हाँ, खासकर अगर उनकी राय हमारी सोच से अलग हो। बिल्कुल। इसके अलावा जर्नलिंग करना, यानी नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखना भी खुद को समझने में मदद करता है। कुछ लोग ऑनलाइन मूल्यांकन जैसे MBTI या स्ट्रेंथ्स फाइंडर का भी सहारा लेते हैं, और कई स्रोत एक अनुभवी मेंटर खोजने की सलाह भी देते हैं जो आपको सही सवाल पूछने में मदद कर सके। तो ये सब मिलकर एक तरह का नक्शा बनाते हैं। हाँ, वो खजाने का नक्शा जो एक संतुष्ट करियर की ओर ले जाता है। तो ये नक्शा तो मिल गया, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस रास्ते पर डर नाम का पहाड़ भी खड़ा मिलता है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, कुछ नया करने का डर। ये हमें आगे बढ़ने से कैसे रोकता है, और स्रोत इससे निपटने के बारे में क्या कहते हैं? डर, देखिए, डर एक बहुत स्वाभाविक मानवीय भावना है, और करियर के मामले में ये कई शक्लों में आता है। जैसा आपने कहा, असफलता का डर, अस्वीकृति या रिजेक्शन का डर, या सिर्फ अनजान चीज का डर। हाँ, कई स्रोतों में पब्लिक स्पीकिंग का डर का उदाहरण बार बार आता है, जो बहुत आम है।
केडी केली और अन्य विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि डर को दबाने या नजरअंदाज करने के बजाय उसे पहचानना और समझना जरूरी है। समझना, डर को समझने से क्या होगा? उसे तो दूर भगाना है ना? दिलचस्प बात यही है। स्रोत बताते हैं कि डर असल में एक सिग्नल है, एक संकेत। कैसा संकेत? ये हमें बता रहा है कि हम अपने आराम के दायरे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हैं। और हकीकत तो ये है कि असली विकास इसी दायरे के बाहर होता है। अच्छा, तो ये बुरा नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो डर को दुश्मन समझने के बजाय उसे एक सूचक की तरह देखें। डर पर काबू पाने के लिए कुछ रणनीतियां सुझाई गई हैं। पहला, अपने डरों को पहचानें और उन्हें लिखें। सिर्फ मन में सोचने से वो और बड़े लगते हैं। हाँ, लिखने से चीजें साफ होती हैं। बिल्कुल। दूसरा, डर की जड़ तक जाने की कोशिश करें। ये डर कहाँ से आ रहा है? क्या ये किसी पिछले बुरे अनुभव का नतीजा है या दूसरों की बातों का असर? अच्छा, तो पहले उसे पहचानो, फिर समझो, और फिर क्या सीधे भिड़ जाना है? सीधे भिड़ना शायद भारी पड़ जाए। स्रोत धीरे धीरे सामना करने यानी ग्रेजुअल एक्सपोजर की तकनीक सुझाते हैं। अच्छा। वो कैसे? जैसे अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सीधे बड़े मंच पे जाने के बजाय पहले 2-4 दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटी टीम मीटिंग में और फिर धीरे धीरे बड़े समूह के सामने। छोटे कदम। हाँ, साथ ही एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव लाना जरूरी है। असफलता को अंत समझने के बजाय उसे सीखने का एक मौका मानना, यानी रीफ्रेमिंग फेलियर। ये जरूरी है। जैसा एक स्रोत याद दिलाता है, हर सफल इंसान ने रास्ते में कई असफलताएं झेली हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि सीखा और आगे बढ़े। और इस प्रक्रिया में मदद के लिए कुछ तात्कालिक तकनीकें भी हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे गहरी सांस लेने के व्यायाम, डीप ब्रीदिंग, ये तुरंत घबराहट कम करने में मदद करते हैं। सकारात्मक कल्पना, विजुअलाइजेशन, यानी मन में सफलता की तस्वीर बनाना, और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना। ऐसे दोस्त, परिवार या मेंटोर जो आपको प्रोत्साहित करें, न कि आपके डर को और बढ़ाएं। ये तो हुई डर से निपटने की बात। मान लीजिए हमने डर पर थोड़ी पकड़ बना ली, अब आगे क्या? साहस तो है, पर जाएं कहाँ? यहीं पर शायद लक्ष्यों की बात आती है। बिल्कुल, बिना दिशा के साहस भटक सकता है। यहीं पर लक्ष्य तय करने और एक विजन बनाने का महत्व सामने आता है। स्रोत इसे एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह समझाते हैं। ब्लूप्रिंट? हाँ, जैसे एक इमारत बनाने के लिए नक्शा चाहिए, वैसे ही एक सार्थक करियर बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य जरूरी हैं। और सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि स्मार्ट लक्ष्य। इस पर कई स्रोत जोर देते हैं। स्मार्ट लक्ष्य, ये क्या है? स्मार्ट एक एक्रोनिम है। एस माने स्पेसिफिक, यानी साफ और स्पष्ट। जैसे मैं अगले 6 महीनों में एक नई स्किल सीखूंगा या सीखूंगी। एम मतलब मेजरेबल, मापने योग्य। ए मतलब अचीवेबल, हासिल करने लायक। आर मतलब रेलेवेंट, आपकी बड़ी तस्वीर के लिए जरूरी। और टी माने टाइम बाउंड, यानी समय सीमा तय हो। अच्छा, तो ये लक्ष्य को बहुत ठोस बना देता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे लक्ष्य हमें ट्रैक पर रखते हैं। तो ये तो हुए नक्शे के छोटे छोटे हिस्से, लेकिन पूरी इमारत कैसी दिखेगी, उसका क्या? बहुत सही सवाल। यही विजन का काम आता है। विजन आपके करियर का वो मार्गदर्शक तारा है, वो बड़ी तस्वीर जो आपको प्रेरणा देती है, खासकर तब जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं। हमें छोटे यानी अल्पकालिक लक्ष्य भी चाहिए जो हमें रोजमर्रा की दिशा दें, और बड़े यानी दीर्घकालिक लक्ष्य भी जो हमें हमारे विजन की ओर ले जाएं। और सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाना भी उतना ही जरूरी है। यानी कौन से छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। हाँ, एक स्रोत में से पहाड़ पर चढ़ने जैसा बताया गया है। आप एक छलांग में चोटी पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक एक कदम उठाकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही। इस विजन को हकीकत बनाने में मदद करने वाले कुछ व्यवहारिक तरीके भी बताए गए हैं शायद। जरूर। जैसे एक विजन बोर्ड बनाना, जहां आप तस्वीरों या शब्दों के जरिए अपने लक्ष्यों और सपनों को सामने रख सकें। हाँ, ये मैंने सुना है। रोजाना के छोटे लक्ष्य तय करना जो आपको बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएं। और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अपनी प्रगति साझा कर सकें और जो आपको जिम्मेदार ठहराए। ये सब मिलकर हमें दिशा और प्रेरणा देते हैं। तो हमने खुद को जाना, डर का सामना किया, लक्ष्य बनाए। अब क्या अकेले ही इस रास्ते पर चलना है? आज के जमाने में तो शायद ये काफी ना हो। आप बिल्कुल सही जगह पहुंच रही हैं। आज की जुड़ी हुई दुनिया में अकेले चलना ना सिर्फ मुश्किल है, बल्कि शायद कम असरदार भी। यहीं पर नेटवर्किंग और अपना पर्सनल ब्रांड बनाने का महत्व आता है। नेटवर्किंग।
स्रोत बताते हैं कि आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ बढ़ा सकता है, न सिर्फ पैसों के मामले में बल्कि अवसरों, जानकारी और सपोर्ट के मामले में भी। नेटवर्किंग की बात तो बहुत होती है, पर कई लोगों को ये थोड़ा बनावटी या मतलब निकालने जैसा लगता है। इसे सही तरीके से कैसे किया जाए? ये एक आम धारणा है, लेकिन अच्छी नेटवर्किंग मतलब निकालने के बारे में नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने के बारे में है। रिश्ते बनाना? हाँ, इसके कई तरीके हैं। अपनी फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेना, सोशल मीडिया खासकर लिंक्डइन का समझदारी से इस्तेमाल करना, सिर्फ कनेक्शन जोड़ने के लिए नहीं बल्कि बातचीत शुरू करने और अपनी फील्ड में सक्रिय रहने के लिए। एक और तरीका है इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज करना, यानी उन लोगों से बात करना जो उस फील्ड या भूमिका में है जहां आप जाना चाहते हैं, और उनसे उनके अनुभव और सलाह लेना। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, नेटवर्किंग एक दो तरफा रास्ता है, गिव एंड टेक। सिर्फ ये ना सोचें कि आपको क्या मिल सकता है, बल्कि ये भी सोचें कि आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है। और हाँ, संपर्क बनाने के बाद फॉलो अप करना ना भूलें। एक छोटा सा धन्यवाद मैसेज या बीच बीच में संपर्क बनाए रखना रिश्तों को ताज़ा रखता है। और इसी से जुड़ी बात है पर्सनल ब्रांडिंग की। ये आजकल बहुत सुनने में आता है। इसका मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है? पर्सनल ब्रांड आसान शब्दों में आपकी वो पहचान है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपकी खासियत क्या है, आप क्या मूल्य लाते हैं। जैसे किसी डिजाइनर का ब्रांड उसकी अनोखी स्टाइल हो सकती है, वैसे ही आपका ब्रांड आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता, आपकी लीडरशिप स्किल या आपकी तकनीकी विशेषज्ञता हो सकती है। इसे बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको भीड़ से अलग दिखने में मदद करता है और सही अवसर आपकी ओर खींचता है। तो इसे बनाया कैसे जाए? कोई फॉर्मूला है? कोई एक फॉर्मूला तो नहीं, पर कुछ कदम जरूर हैं। पहला, अपने ब्रांड को परिभाषित करें। आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं? आपकी विशेषज्ञता, आपके मूल्य, आपका जुनून क्या है? दूसरा, इसे प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाएं, कम्युनिकेट करें। आपका रिज्यूमे, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल, ये सब आपके ब्रांड की कहानी कहनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, एक सुसंगत छवि बनाए रखें, कंसिस्टेंट इमेज। ऐसा न हो कि आपका ऑनलाइन प्रोफाइल कुछ और कहता हो और असल बातचीत में आप कुछ और लगें। हाँ, ये गड़बड़ हो सकती है। अपनी फील्ड से जुड़े विषयों पर लिखना या बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, इससे एक पहचान बनती है। हाँ, ये आपको सिर्फ एक नौकरी ढूंढने वाले के बजाय एक विचारशील पेशेवर के रूप में स्थापित करता है। ये सारी तैयारी हमें सफर के लिए तैयार तो करती है, लेकिन करियर का रास्ता हमेशा सीधा और सपाट नहीं होता। उसमें मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, यानी बदलाव। स्रोत बदलाव को अपनाने के बारे में क्या कहते हैं? ये तो अक्सर मुश्किल लगता है। मुश्किल जरूर लगता है क्योंकि बदलाव हमें हमारे जाने पहचाने दायरे से बाहर धकेलता है। करियर में बदलाव कई तरह से आ सकता है। नौकरी बदलना, प्रमोशन मिलना जिसमें नई जिम्मेदारियां हों, इंडस्ट्री बदलना या यहाँ तक कि अचानक नौकरी चले जाना। हाँ, कुछ भी हो सकता है। स्रोत इसे कभी पेड़ों के बीच बहती हवा तो कभी बदलते मौसम की तरह बताते हैं, यानी ये स्वाभाविक है और होकर रहेगा। केटी कैली और अन्य स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये जो असुविधा महसूस होती है, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, हाँ, इसी में विकास का बीज छिपा है। जब तक हम किनारे पर सुरक्षित खड़े रहेंगे, तैरना कैसे सीखेंगे? बात तो सही है, पर जब बदलाव आता है, खासकर अनचाहा बदलाव, तो उस असुविधा से निपटना आसान नहीं होता। क्या स्रोत इससे निपटने के कुछ व्यवहारिक तरीके बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला कदम है उस असुविधा को स्वीकार करना, उससे लड़ना नहीं। ये महसूस करना कि हाँ, ये मुश्किल है, ये ठीक है। दूसरा, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम बाहरी परिस्थितियों को शायद न बदल पाएं, लेकिन अपनी सोच, अपना माइंडसेट, अपने काम, एक्शंस और अपने रवैये, एटीट्यूड को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। सही। तीसरा, अपने सपोर्ट सिस्टम का सहारा लेना, दोस्तों, परिवार, मेंटर्स से बात करना। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, लचीलापन विकसित करना, रेजिलियंस। लचीलापन यानी रेजिलियंस। इसे स्रोत रबर बैंड की तरह बताते हैं शायद, जो खिंचने के बाद वापस अपनी शक्ल में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन ये लचीलापन आता कहाँ से है? क्या ये सीखा जा सकता है? हाँ, इसे बिल्कुल सीखा और विकसित किया जा सकता है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। स्रोत बताते हैं कि लचीलापन बनाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट यानी ये मानना कि हमारी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं हैं, उन्हें मेहनत और सीखने से बढ़ाया जा सकता है।
चुनौतियों को खतरा नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझना। अच्छा। इसके अलावा अपना ख्याल रखना, सेल्फ केयर, पर्याप्त नींद, व्यायाम, आराम, ये सब हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। और जैसा पहले कहा, एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क होना। तो बदलाव से डरने के बजाय उसे विकास और खुद को और बेहतर जानने के एक अवसर के रूप में देखना, यही लचीलापन है। और ये लचीलापन शायद हमें वो हिम्मत भी देता है जिसकी हमें करियर में अगला कदम उठाने के लिए जरूरत होती है, यानी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। हाँ, कई बार काबिल होते हुए भी हम सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमें खुद पर यकीन नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आत्मविश्वास करियर में आगे बढ़ने के लिए ईंधन की तरह है। स्रोत इसे कभी-कभी डाइविंग बोर्ड पर खड़े होने जैसा बताते हैं। नीचे पानी दिख रहा है, कूदने का रोमांच भी है और डर भी। अक्सर हमें आगे बढ़ने से हमारी अपनी ही सोच रोकती है, जिन्हें सीमित करने वाले विश्वास कहा जाता है, लिमिटिंग बिलीव्स। जैसे मैं इस काम के लिए काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे पास जरूरी अनुभव नहीं है, या मैं कभी सफल नहीं हो सकती। ये विचार हमारे आत्मविश्वास को खा जाते हैं। तो इन विचारों से कैसे लड़ा जाए? क्या सिर्फ सोचने से कि मैं आत्मविश्वासी हूं, आत्मविश्वास आ जाता है? सिर्फ सोचने से शायद नहीं, लेकिन सकारात्मक सोच एक शुरुआत है। स्रोत आत्मविश्वास बढ़ाने और इन सीमित करने वाले विश्वासों पर काबू पाने के कई तरीके बताते हैं। एक है सेल्फ अफर्मेशन। सेल्फ अफर्मेशन, हाँ, यानी खुद से सकारात्मक और यथार्थवादी बातें कहना और उन्हें दोहराना, जैसे मैं सक्षम हूं और नई चीजें सीख सकती हूं। दूसरा है सफलता की कल्पना करना, विजुअलाइजिंग सक्सेस। अच्छा। यानी मन में ये तस्वीर बनाना कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो इंटरव्यू पास कर रहे हैं। इससे सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद करना और स्वीकार करना भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। और आत्मविश्वास के साथ ही शायद जोखिम लेने की हिम्मत भी आती है। स्रोत कैलकुलेटेड रिस्क की बात करते हैं, ये क्या है और क्यों जरूरी है? हाँ, आत्मविश्वास और जोखिम लेना साथ साथ चलते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क यानी हिसाब लगाकर उठाया गया जोखिम। स्रोत इसे लापरवाही या आंख बंद करके कूदने से अलग बताते हैं। मतलब? ये वो कदम है जो आप पूरी तरह सोच समझकर, संभावित फायदे और नुकसान का आकलन करके और एक प्लान के साथ उठाते हैं। जैसे नई नौकरी के लिए मौजूदा नौकरी छोड़ना एक जोखिम है, लेकिन अगर आपने नई कंपनी, अपनी स्किल्स और बाजार की स्थिति का विश्लेषण किया है तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है। पर जोखिम तो जोखिम है, उसमें अनिश्चितता तो रहती ही है। फिर इसे क्यों उठाएं? क्योंकि बिना अपने आराम के दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकले और बिना सोचे समझे जोखिम लिए बड़ा विकास संभव नहीं है। स्रोत बताते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने से हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि हमें नए समाधान खोजने पड़ते हैं। इससे हमारा लचीलापन, रेजिलियंस बढ़ता है, क्योंकि हम अनिश्चितता का सामना करना सीखते हैं। अच्छा। और ये हमारे ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करता है, क्योंकि हम असफलताओं को सीखने के मौके की तरह देखना शुरू करते हैं। तो हाँ, अनिश्चितता है, लेकिन विकास और बड़े पुरस्कार भी वहीं छिपे हैं। ये पूरी यात्रा खुद को जानने से लेकर जोखिम लेने तक काफी लंबी और मेहनत वाली लगती है। क्या इस सफर में अपनी पीठ थपथपाना भी जरूरी है? बहुत जरूरी। केटी के लिए अपनी किताब के अंतिम हिस्से में और कई अन्य स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी छोटी बड़ी सफलताओं का जश्न मनाना, सेलिब्रेट सक्सेसेस, इस यात्रा का एक अभिन्न अंग है। हम अक्सर अगला लक्ष्य हासिल करने की जल्दी में ये भूल जाते हैं कि हमने क्या हासिल कर लिया है। जश्न मनाने से क्या होता है? ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए है या इसका कोई और फायदा भी है? अच्छा महसूस करना तो है ही, लेकिन इसके और भी गहरे फायदे हैं। जब हम अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं तो ये हमें प्रेरित रखता है, मोटिवेटेड रखता है और आगे बढ़ने की नई ऊर्जा देता है। हाँ, ये तो है। ये हमारे दिमाग को सकारात्मकता का संकेत भेजता है। अपनी उपलब्धियों पर रुककर विचार करना जरूरी है, ये समझना कि आपने उन्हें कैसे हासिल किया, कौन सी रणनीति काम आई। अपनी सफलताओं को भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करने से न सिर्फ खुशी बढ़ती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। और जश्न मनाने के बाद भविष्य के लिए योजना बनाना, ये सब मिलकर एक सकारात्मक गति बनाए रखने में मदद करते हैं। मोमेंटम। इससे करने के कुछ आसान तरीके क्या हो सकते हैं? कोई बड़ी पार्टी करनी जरूरी है? जरूरी नहीं। स्रोत कुछ सरल तरीके सुझाते हैं, जैसे एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना, जिसमें आप रोज उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी नोट करें। अच्छा। अपनी टीम या परिवार के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन करना, या बस खुद को थोड़ा समय देना, वो काम करना जो आपको पसंद है।
महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी मेहनत और उपलब्धि को स्वीकार करें और उसे महत्व दें। इससे सीखने में भी मदद मिलती है। हाँ, कि भविष्य में और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है, पॉजिटिव साइकिल। स्रोतों और केटीसी कैली की करियर करेज पर हुई इस गहन चर्चा का निचोड़ देखें तो करियर में साहस सिर्फ नौकरी बदलने या कोई बहुत बड़ा नाटकीय कदम उठाने का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाली यात्रा है। बिल्कुल, ये खुद को गहराई से जानने, डर को समझने और उसका सामना करने, स्पष्ट लक्ष्य और विजन बनाने, सार्थक रिश्ते बनाने यानी नेटवर्किंग, अपनी पहचान बनाने यानी पर्सनल ब्रांडिंग, बदलाव को विकास का अवसर समझने, लचीलापन बनाने, आत्मविश्वास विकसित करने, सोचे समझे जोखिम लेने और अपनी जीतों का जश्न मनाने की एक सतत प्रक्रिया है। और ये सिद्धांत सिर्फ उनके लिए नहीं है जो करियर बदलना चाहते हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मायने रखते हैं जो अपने मौजूदा काम में आगे बढ़ना चाहता है या बस अपने काम में ज्यादा संतुष्टि और उद्देश्य खोजना चाहता है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि करियर सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि ये हमारी पहचान, हमारे मूल्यों और हमारे जुनून को दुनिया के सामने रखने का एक जरिया भी बन सकता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या असली साहस सिर्फ ये है कि आप क्या हासिल करते हैं, या ये भी कि आप इस पूरी प्रक्रिया में खुद क्या बन जाते हैं? ये गहरा सवाल है। क्या आपका काम सचमुच ये दिखाता है कि आप कौन हैं और आपके लिए क्या मायने रखता है, या शायद ये सोचना कि आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर साहस का मतलब क्या है और वो अगला छोटा मगर साहसिक कदम क्या हो सकता है जो आप आज उठा सकते हैं?